एनडीए का 400 पार करना पक्का हो चुका है। कांग्रेस पार्टी मान्य विपक्ष भी बन नहीं पाएगी। उनके शहजादे की उम्र से भी कम सीटें मिलने वाली है। सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। हिंदुस्तान की जनता ने मैसेज दिया है, ये आपकी जो राजनीति है हमें अच्छी नहीं लगी। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। परमात्मा ने स्वयं ने मुझे किसी काम के लिए भेजा। परमात्मा tells him, Narendra Modi ji, this morning you are going to give Bombay airport to Adani. My God is the poor people of India. So for me it's very easy. I just go talk to the people and my God tells me what to do. संविधान को ऐसे पकड़े थे, यूं कर रहे थे ना, देखा आपने? ये आपका काम था, ये आपने करवाया है। देश के प्रधानमंत्री को आपने मैसेज भेजा है कि संविधान को आपने छुआ तो देखो हम आपके साथ क्या करते हैं। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। भारत की गरीब जनता ही मेरे लिए भगवान है, मेरे लिए परमात्मा है। दुर्भाग्य से मैं बायोलॉजिकली बॉर्न हूं और इसलिए मुझे परमात्मा मेरे फैसले नहीं लेता, मैं खुद लेता हूं तमाम फैसले। राहुल गांधी ने वायानाड में रैली को संबोधित करते हुए कहा, सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने किस तरीके से कहा, उनके चेहरे की वो चमक, वो व्यक्ति जिसको न सिर्फ के पिछले 10 साल में बल्कि मैं कहूँगी उसके पूरे राजनीतिक करियर में अब तक के, वो व्यक्ति जो 5 बार सांसद रहा हो इस देश में लोकसभा क्षेत्र का, उसको जिस तरह से डीमोनाइज और डिमीन किया गया है, उसके बावजूद भी जैसे पलटवार करते हुए राहुल गांधी की जो दहाड़ है, रायबरेली से लेकर वायानाड तक, जिस तरह से वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं लोगों का, जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया और जिस तरह से नरेंद्र मोदी को बहुत ही कम मार्जिन के साथ उनकी पार्टी को फिलहाल जिताया और वो फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं। परमात्मा ने स्वयं ने मुझे किसी काम के लिए भेजा है। Paramatma tells him, Narendra Modi ji, this morning you are going to give Bombay airport to Adani. Okay, now you gave Bombay, now you give Lucknow. Good, now you have given 7 airports. Now you give power plants. Now you've done power plants. Now to help Adani with defense, you do Agniveer. But unfortunately, I do not have this luxury because I'm a human being and God does not order me. My God is the poor people of India. My God is the people of Wayanad. So for me it's very easy. I just go talk to the people and my God tells me what to do. यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की ये है कि राहुल गांधी जो रायबरेली में कह रहे हैं और राहुल गांधी जो वायनाड में कह रहे हैं, इस दोनों चीज़ों को समझने की ज़रूरत यह है कि इस पूरे चुनाव के बहुत सारे पहलू हम वायर पर आपसे चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इस पहलू का सबसे अहम पहलू इसका ये है कि इस चुनाव का अगर कोई एक नायक है, इस चुनाव का अगर कोई एक नेता है, वो व्यक्ति जिसने तमाम तरह की जो सरकारी एजेंसियां हैं और मीडिया है, प्रोपेगेंडा है, तमाम बदनामी से लदे हुए जो कैंपेन उनके खिलाफ चलाए गए, उस सब को हराकर अगर कोई एक व्यक्ति विजयी हुआ है, नायक बना है इस चुनाव में, तो वो है राहुल गांधी। आप कहेंगे अखिलेश यादव भी हैं, सच बात है, अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों को कहा गया कि यूपी के लड़के, क्योंकि अगर यूपी ये नतीजा नहीं देता तो यहाँ तक बात नहीं पहुँचती। लेकिन जो फ़र्क राहुल गांधी और अखिलेश यादव में है वो ये कि अखिलेश यादव को कभी इस तरह से उनका शैतानीकरण नहीं किया गया, कभी उनको इस तरह से डिमीन नहीं किया गया, कभी हज़ारों करोड़ की जो इंडस्ट्री है मीडिया की, कभी उनके ऊपर नहीं लगाई गई ये बताने में कि वो मुसलमान हैं, कि वो मुसलमान प्रेमी हैं, इसके अलावा वो पाकिस्तान प्रेमी हैं, इसके अलावा वो देशद्रोही हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने ये पूरा कैंपेन कांग्रेस पार्टी और ख़ासकर राहुल गांधी के इर्द गिर्द खड़ा किया, अच्छे से अच्छा व्यक्ति राहुल गांधी ने कहा वो बायोलॉजिकल बॉर्न है, मेरे और आपकी तरह, बिल्कुल ऐसे ही आम इंसानों की तरह पैदा हुए हैं, इसलिए उनके अंदर आम इंसानों जैसी कमज़ोरियां हैं। और मैं समझती हूँ चाहे वो एक नेता हो, चाहे आम इंसान हो, एक पत्रकार हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हम सब कहीं ना कहीं इतने बड़े हमले के आगे झुक सकते थे, कमज़ोर पड़ सकते थे, लेकिन राहुल गांधी अपनी सीधी रीढ़ की हड्डी के साथ यूं ही टिके रहे, मुकाबला करते रहे। उनके ऊपर एक पत्थर आया, दूसरा पत्थर आया, तीसरा पत्थर आया, 100 आए, 1000 आए, लाखों आए, यहाँ तक कि कहा नरेंद्र मोदी ने
कि इस चुनाव में न सिर्फ कि कांग्रेस पार्टी के लिए कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत बल्कि और कांग्रेस मुक्त संसद, बल्कि कहा कि कांग्रेस पार्टी को विपक्ष की जितना आदर और सम्मान होता है उतना सम्मान नहीं मिल पाएगा। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के शहजादे की उम्र से कम सीटें आएंगी। 4 जून को एनडीए का 400 पार करना पक्का हो चुका है। कांग्रेस पार्टी मान्य विपक्ष भी बन नहीं पाएगी। उनके शहजादे की उम्र से भी कम सीटें मिलने वाली है। आज मैं देख रही हूं कि राहुल गांधी का जो कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास है, वो 1 गुना नहीं, वो 4 गुना हो चुका है। राहुल गांधी जिस व्यक्ति को, सिर्फ एक व्यक्ति को जिसके ऊपर जितने लाछन लगाए गए, उस व्यक्ति के ऊपर जितने ज़्यादा मैं कहूँगी पत्थर नहीं बल्कि पहाड़ फेंके गए उस व्यक्ति को ऊपर, उसके बावजूद भी वो अटल रहा, वो खड़ा रहा। न सिर्फ कि वो लोग जो नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं, बल्कि वो लोग जो कि समर्थक नहीं हैं, वो भी ये कहते रहे कि कांग्रेस पार्टी को मर जाना चाहिए, राहुल गांधी को पार्टी से और पॉलिटिक्स से हट जाना चाहिए। जब तक ये गांधी इस कांग्रेस में रहेंगे तब तक कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता, और जब तक कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता इस देश के विपक्ष का कुछ नहीं हो सकता, और जब तक विपक्ष का कुछ नहीं होगा तब तक इस देश का कुछ नहीं होगा। यानी वो लोग भी जो नरेंद्र मोदी के विरोधी थे वो भी लगातार राहुल गांधी का मखौल उड़ाते रहे, इसके अलावा उनका विरोध करते रहे, उन्हें अयोग्य बताते रहे, हमेशा ये बताते रहे कि राहुल गांधी सोने का चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, वो शहजादे राजकुमार हैं, उनको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सियासत को जहर कहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिस पे कई बार मैंने भी सोचा कि शायद इस देश को, इस देश की जनता को, इस देश के वोटर को बेहतर बनना पड़ेगा एक ऐसे नेता को डिजर्व करने के लिए जो राहुल गांधी हैं। टू गुड अ पर्सन। कई बार लोगों ने कहा कि बहुत अच्छे हैं वो इतने अच्छे हैं कि वो नेता बनने लायक नहीं है, वो अक्षम हैं। जो एक चतुराई, एक होशियारी, जो जिस तरह का एक शूडनेस चाहिए एक नेता में, वो राहुल गांधी के अंदर नहीं है, और इसलिए राहुल गांधी को पॉलिटिक्स से, कांग्रेस पार्टी से हट जाना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी अपनी जगह अडिग रहे, और आज मैं ये कह सकती हूँ दावे के साथ एक ऐसे पत्रकार के तौर पर जिसने राहुल गांधी की पहली और दूसरी दोनों भारत जोड़ो यात्राएं कवर की, कि वो जो फैसला जिसमें लग रहा था कि ये तो 10 साल का प्रोजेक्ट है, ये तो कोई 25 साल का प्रोजेक्ट है, राहुल गांधी नफ़रत मिटाने निकले हैं और प्रेम बढ़ाने निकले हैं, नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान लगाने निकले हैं। कई लोग ने मजाक उड़ाया कि ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, इसको सियासत नहीं कहते, आप चुनावी पॉलिटिक्स कीजिए, आपको देखना है कि किस तरह कहाँ टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जो जातीय समीकरण हैं आपको वो देखने हैं, आपको अपने संगठन को मजबूत करना है, समाज में जाके काम नहीं करना है। लेकिन राहुल गांधी ने नब्ज़ पकड़ ली, और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस चुनाव के नायक राहुल गांधी हैं, इस चुनाव के अकेले नायक। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनको सहयोग दिया है, जिसमें पूरब से लेके पश्चिम तक और दक्षिण से, उत्तर से लेके दक्षिण तक तमाम तरह के बहुत सारे विपक्ष के नेता हैं। ममता बनर्जी को हम नहीं भूल सकते, MK स्टालिन को नहीं भूल सकते, अखिलेश यादव को नहीं हम भूल सकते, तेलंगाना में उनके चीफ मिनिस्टर को हम नहीं भूल सकते, सिद्धरमैया को नहीं भूल सकते कर्नाटका में, इन सब ने मिलकर, या तेजस्वी यादव को फॉर दैट मैटर नहीं भूल सकते, लेकिन इन सब ने मिलकर राहुल गांधी को उस जगह पहुंचाया। उनके अलग अलग तरह के हाथ और पैर बन गए, वो सहयोग किया, लेकिन एक अकेला नायक इस पूरे चुनाव का राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने जिस तरह से समाज में, मैं कहूँगी उसकी नब्ज़ पर उनका हाथ था, और मुझे नहीं पता कि राहुल गांधी जब ये यात्रा करने निकले थे चुनाव से कुछ ही पहले, क्या उनके मन में रहा होगा, क्या उनके मस्तिष्क में रहा होगा, कितना लंबा ये प्रोजेक्ट है जहां समाज में जहर घोलने का काम नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी बीजेपी, उनके तमाम मंत्रीगण, उनके सांसद और उनके तमाम समर्थक लोग, उनकी संस्था RSS, सब मिलकर जब समाज में जहर बो रहे थे, एक के बाद एक समाज में, आम जनता में, आम हिंदू में, एक साधारण हिंदू में जिस तरह से वो नफ़रत के इंजेक्शंस लगा रहे थे, राहुल गांधी ने उस जहर की काट की। राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति जो खड़ा हुआ, इसलिए आज ये बहुत मुश्किल है एक पत्रकार के लिए जो अपने आप को ऑब्जेक्टिव भी कहे, और मैं समझती हूँ कि मैं एक ऑब्जेक्टिव पत्रकार हूँ, मुझसे बड़ा आलोचक भी नहीं है कोई कांग्रेस पार्टी का। जब आलोचना करनी होती है, इसी मंच पर बैठकर मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए उतनी सख्त बातें भी कही हैं जो शायद मुश्किल होगा लोगों के लिए कहना और सुनना भी। लेकिन आज मैं ये कह रही हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने सिंगल हैंडेडली इस देश का संविधान, इस देश की धर्मनिरपेक्षता, इस देश का जो उदारवाद है, इस देश में जो हिंदू मुस्लिम
एकता का पूरा मंत्र है जिससे ये पूरा देश बना हुआ है, बचा हुआ है, अगर उसकी रक्षा की है तो वो एक व्यक्ति है, सिर्फ एक व्यक्ति, एक नेता, एक नायक, और उसका नाम है राहुल गांधी। आज मैं दिल खोल के राहुल गांधी की इसलिए तारीफ कर लेना चाहती हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने न सिर्फ कि भाषण दिया, न सिर्फ उसने सिर्फ यानी लोगों से बातचीत की, बल्कि उसको किस तरह से चुनावी फ़ायदे में भी तब्दील करके दिखाया। क्योंकि कई बार उनके ऊपर आरोप ये लग रहा था कि जब तक आप चुनावी सत्ता को नहीं हिलाएंगे, जब तक आप कितनी भी मोहब्बत की दुकान खोलते रहिए, जब तक सत्ता और सरकारी मशीनरी अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में है, भाजपा के हाथ में है, तो आप क्या कर लेंगे? आपको उस पूरे माहौल को बदलने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी आपको सत्ता चाहिए, सरकारी मशीनरी चाहिए, वरना आप इतने कमज़ोर हो जाएंगे कि अगले चुनाव में कांग्रेस पार्टी बिखर जाएगी। और ये समझिए कि इस तरह से मरसिया लिखा जा चुका था कांग्रेस पार्टी का कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को पहले से भी कम या कम से कम उतनी ही सीटें आएंगी जितनी पिछली बार आई थी, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी अब बिखर जाएगी, टूट जाएगी। पहली बार, पहले भी हमने देखा है इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है, कांग्रेस की से टूटकर अलग अलग धड़े निकले हैं, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो या नेशनल जो एनसीपी है वो हो, अलग अलग पार्टियां बनी हैं, लेकिन शायद उन्होंने भारत के जो लोकतांत्रिक और जो राजनीतिक ढांचा है उसे मजबूती किया है, एक तरह से अलग अलग लोगों को विकल्प दिए हैं बजाय इसके कि एक पॉलिटिकल पार्टी का होता। तो ये माना जा रहा था कि नरेंद्र मोदी पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभरेंगे, क्योंकि वो तो बायोलॉजिकल भी नहीं है, वो तो परमात्मा से अपना मुकाबला करने लगे कि उनकी जो एनर्जी है, उनके जो संदेश हैं, वो जैसा काम करते हैं, ये सब इंसानी नहीं है, मानवीय नहीं है। लेकिन इस चुनाव ने काफ़ी हद तक ये भी दिखा दिया कि नरेंद्र मोदी पूरे तरीके से मानवीय हैं। इससे पहले भी हमने देखा था 2019 के चुनाव में चौकीदार चोर है, इसके अलावा रफाल जो डिफेंस डील थी उस पर लगातार नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार, उनकी पार्टी, उनकी सरकार के भ्रष्टाचार के जो आरोप थे वो राहुल गांधी लगातार उन पर लगाते रहे और बार बार उन्होंने करने की कोशिश की। लेकिन शायद उनकी मेहनत में कमी थी, शायद वो जनता से जो डायरेक्ट उनका संवाद होना था, जो डायरेक्ट कनेक्ट होना था, काफ़ी मैं कहूँगी विश्वसनीय आरोपों के बावजूद भी राहुल गांधी जनता तक पहुँचने में नाकाम रहे 2019 में, इसलिए उनको कामयाबी नहीं मिली। इसकी दूसरी वजह ये भी रही कि नरेंद्र मोदी को 5 साल मिले थे और जनता इस मूड में थी कि शायद 5 साल काफ़ी नहीं है एक नेता को तब्दीली करने के लिए, और पुलवामा का वो वक्त था जबकि एक तरह से राष्ट्रवाद की एक लहर जिसको भुनाने की पूरी कोशिश की नरेंद्र मोदी ने, वो कामयाब भी रहे वो और उनकी पार्टी। तो इस तरीके से वो एक चीज़ काम आई। लेकिन इस बार इस चुनाव में कोई वेव नहीं थी। दूसरी बड़ी बात, राहुल गांधी ने तमाम भ्रष्टाचार की बातें भी कही, यानी इस अभी आप भाषण में भी सुन रहे थे कि राहुल गांधी सीधे तौर पे कह रहे हैं कि मैं तो बायोलॉजिकली बॉर्न हूँ, नरेंद्र मोदी नहीं हैं, तो परमात्मा उन्हें कहते हैं कि जाइए अडानी को ये काम दे दीजिए, अंबानी को ये प्रोजेक्ट दे दीजिए। पहले नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे मैं नहीं हूं, भगवान मुझे ऑर्डर देते हैं, मैं काम नहीं करता, भगवान मुझे ऑर्डर देते हैं, मैं करता हूं। पता नहीं कैसे भगवान है उनके, 24 घंटा अडानी जी और अंबानी जी की मदद करवाते हैं। मगर आपने फोटो देखी होगी कि नरेंद्र मोदी जी संविधान को ऐसे पकड़े थे, यूं कर रहे थे ना, देखा आपने? ये आपका काम था, ये आपने करवाया है। देश के प्रधानमंत्री को आपने मैसेज भेजा है कि संविधान को आपने छुआ तो देखो हम आपके साथ क्या करते हैं। अब देखिए, अब ये भी मत सोचिए कि काम खत्म हो गया है, ये अभी काम शुरू हुआ है, ये शुरुआत है। हिंदुस्तान ने मैसेज भेजा है कि हमें नरेंद्र मोदी जी का विजन अच्छा नहीं लगता, हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें हिंसा नहीं चाहिए, हमें मोहब्बत की दुकान चाहिए और हमें नया विजन चाहिए देश के लिए। मैं तो सिर्फ आपके पास पहुंचता हूं, जनता मुझे बताती है, भारत की जो आम जनता और गरीब जनता है वो मेरे लिए भगवान है, वो मेरे लिए परमात्मा है। तो राहुल गांधी का जो कॉन्फिडेंस है, अब इसी कॉन्फिडेंस को जो बहुत जल्द ही अब लोकसभा में हम देखेंगे,
न सिर्फ कि राहुल गांधी बल्कि समाजवादी पार्टी, इसके अलावा टीएमसी बहुत ही मजबूत विपक्ष के तौर पर हम देखेंगे। और ये भी माना जा रहा है, इसकी पूरी संभावना है कि प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी की दोनों में से एक सीट जो भी छोड़ेंगे, वायनाड या रायबरेली, उस पर चुनाव लड़ेंगी और पूरी संभावना ये है कि वो जीत भी जाएंगी। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, इसके अलावा ये तमाम लोग, तृणमूल कांग्रेस के नेतागण, ये तमाम लोग जब मौजूद होंगे यहाँ लोकसभा में तो उसकी तस्वीर ही अलग होगी। और उम्मीद ये की जाएगी कि इस बार जो लोकसभा है उसकी तस्वीर अलग होगी, उसकी तदबीर अलग होगी और इसी से आम जनता की तकदीर भी तय होगी। भारत में 2 चीज़ें हुई हैं। ये बात सच है कि नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है, मंत्रिमंडल का गठन हो गया है, अब लोकसभा का नया सेशन भी शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कई मायनों में इतिहास भी बनाया है नरेंद्र मोदी ने। लेकिन जो चीज़ अलग है इस बार वो है विपक्ष की मजबूती। दूसरी बड़ी बात, जिस तरह से मीडिया में भी आप देखिए जो बदलाव है उसके संकेत साफ तौर पे नज़र आ रहे हैं। इस तरह के आपको अब कवर पेजेस छपते हुए नज़र आ रहे हैं जहां पर वो लोग, वही लोग जो कि पोल्स करा रहे थे और बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी को अब की बार 400 पार सीटें आ रही हैं, वही पोलस्टर्स अब ये कहने पर मजबूर हो रहे हैं कि कोर्स करेक्शन हुआ है, संतुलन आया है। वही मैगजीन्स, वही टीवी चैनल, वही अखबार ये छापने पे मजबूर हुए हैं जो राहुल गांधी को पप्पू कहते थे, राहुल गांधी को शहजादा कहते थे, उन्हें अयोग्य कहते थे। आज राहुल और अखिलेश, जिनको बताया गया था कि भाई ये तो अयोग्य लोग हैं, इनको सत्ता में नहीं आना चाहिए, आज उन्हीं के ऊपर कवर स्टोरीज छप रही हैं। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि एक मजबूत विपक्ष, एक बेहतर दिखने वाली संसद और लोकसभा खासकर। तीसरी बड़ी बात, मीडिया में कोर्स करेक्शन होगा। चौथी बात यह है कि तमाम तरह के जो ये सरकारी एजेंसियां हैं जिनमें जुडिशरी का भी एक हिस्सा शामिल है, वो अपने आप में एक संतुलन पैदा करेगा और अपने सियासी जो आका हैं, जो एक तरफ इतनी भारी मतों से जीत रहे थे, उससे उनके मन में जिस तरह का एक भाव पैदा होता था, उम्मीद है कि ये बेहतर होगा, वो भी एक संतुलन पैदा करेंगे। और इस सब को आगे बढ़कर अब जो एक सत्ता का संतुलन है वो बेहतर बैठेगा। अभी चुनावी संतुलन बेहतर बैठेगा। आने वाले जो चुनाव हैं कई राज्यों में, चाहे वो झारखंड हो, हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो, उसमें भी विपक्ष बेहतर नतीजे की उम्मीद कर रहा है। तो जो बिल्कुल बहुत ज़रूरी एक जो कोर्स करेक्शन था, एक संतुलन था भारत की राजनीति में और भारत के समाज में, जो एक लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ऐसा लगता है कि वो क्षण आ गया है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।